मैं आग्रह करना चाहूंगा, सभी शिक्षकों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग इसको सार्थक बनाइए। जो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं उनको आगे ले जाने में आप लोग प्रयासरत रहिए, और किस प्रकार से इनको आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से इनके लिए नई टेक्नोलॉजी बनाई जाए, किस प्रकार से नई इनके लिए योजनाएं बनाई जाए, किस प्रकार से इनके लिए अच्छे अच्छे कदम उठाएं ताकि ये जीवन में सफल बन सके। तभी लुई ब्रेल की जन्मदिन का महत्व हम बढ़ा पाएंगे, उनकी सार्थकता को बढ़ा पाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग भी जहां पर भी हैं, जिस संस्थान में भी कार्य कर रहे हैं, इनके भलाई के लिए, इनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत रहिए, प्रयास कीजिए। और मैं आप सभी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लुई ब्रेल ने अपना संघर्ष करके इनके जीवन में प्रकाश डाला है, आप लोग भी जहां पर भी हैं, जिस पद पर भी हैं, आप लोग भी इनके जीवन को प्रकाश में बनाने की हर संभव कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाल मुकुंद जी। आपने सर रॉबर्ट लुई के बारे में बहुत महनीय और धरातल से जुड़ी जानकारी दी। आपने बड़े हो ओजस्वी भाव मूलत्व को प्राप्त शब्दों के द्वारा बताया कि जीवन को किस तरीके से साक्षरता की तरफ ले चलें, कुछ ऐसा जिया जाए कि जब उसकी लेखनी हो, जब उसे कहा जाए तो कहने वाला भी गौरवान्वित हो कि यहाँ किसी की बात कही जा रही है। जैसे आज हम यह समस्त विश्व जब आदरणीय लुई ब्रेल जी की जयंती को मना रहा है, तो वह सीना चौड़ा करके इस बात को कह रहा है कि आदरणीय लुई ब्रेल जी ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सोचना भी कईयों के बस की बात नहीं है। तो श्रेष्ठता जहां तक होनी चाहिए कि जिए तो ऐसे जिए कि जीने वाले भी तरसे ऐसे जीने को, और मरे तो ऐसे मरे कि मरने वाले भी तरसे वैसे मरने। जीवत्व को प्राप्त जो जीव है वह सदा श्रेष्ठता को, सदा प्रबंधता को और सदा उन्नता को प्राप्त करता है। आज हमारे जो विशिष्ट अतिथि हमसे जुड़ेंगे, हमसे जुड़ रहे हैं, सभी आज हमें सर रॉबर्ट लुई के जीवन चरित्रों को, ऐसे ही भावों को हमारे सामने रखेंगे और हम उनके भावों से निश्चित ही अपने को ओतप्रोत करेंगे तथा जीवन को एक कुशल दिशा की तरफ बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। तो मैं अभी हमारे मुख्य अतिथि हमसे जल्दी ही जुड़ने वाले हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। तब तक मैं आग्रह करूंगा तीनों संस्थाओं के निदेशक जो हमसे जुड़े हुए हैं, सभी अपनी माइक और वीडियो को एक बार क्लियर कर लें। आदरणीय डॉक्टर नसीम अहमद सर, आदरणीय श्री पंकज द्विवेदी सर और आदरणीय श्रीमती रिंकी शर्मा जी, कृपया एक बार आप अपना वीडियो ऑन कर लें, वॉइस ऑन कर लें, वीडियो की क्वालिटी, वॉइस की क्वालिटी एक बार क्लियर चेक कर लें। तत्पश्चात हम लोग कार्यक्रम के अगली पंक्ति की तरफ बढ़े। एक साइड कर रहा हूँ, ऑनलाइन ज्वाइन कर रहा हूँ। नागेश जी को वीडियो गड़बड़ हो रहा है। आवाज आ रही है नागेश जी? ठीक है सर, ठीक है। गुड मॉर्निंग नागेश जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बहुत बहुत सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज क्लियर आ रही है। धन्यवाद। पंकज जी अगर हमसे जुड़े हुए हैं टीएस मिश्रा से, तो एक बार अपना वीडियो और ऑडियो एक बार कंफर्म कर लें। हाँ नागेश जी नमस्कार। सादर नमस्कार जी, सादर नमस्कार। इस पटल में आए हुए सभीयों को हार्दिक नववर्ष की शुभकामनाएं। आवाज आ रही क्लियर नागेश जी? बहुत बहुत जी 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 सर, जी सर, जी सर। आपकी वाणी एकदम स्पष्ट आ रही है हम लोगों तक। सभी का मैं पुनः
स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ कई संस्थाओं के कोर्स कोऑर्डिनेटर, वहां के अध्ययनरत प्यारे छात्र और छात्राएं तथा इस फील्ड में अपनी महंगी भूमिका प्रदान करने वाले सभी विशिष्ट जन जुड़े हुए हैं। सभी का यह पटल बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहा है। बस हमारे मुख्य अतिथि जैसे हमसे जुड़ते हैं, हम तुरंत इस कार्यक्रम को अग्रभाग में आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हमारे मुख्य अतिथि का इंतजार है हमें। जैसे हमसे वो जुड़ते हैं, हम तुरंत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करूंगा संस्था SIPRH के डायरेक्टर आदरणीय श्री नसीम अहमद सर से कि वे इस कार्यक्रम के आयोजन की जो रूपरेखा कैसे तय की उन्होंने, इसके विषय पर कुछ अपने भाव रखें। तब तक मैं आदरणीय मुख्य अतिथि से वार्ता करके देखूं। सर जुड़े हमसे। बालमुकुंद भाई नमस्कार, विजय बोल रहे हैं। नमस्कार। क्या हाल चाल है? ठीक है। कब से जुड़े हैं आप? बंदी कर। व्यापार की घूम रही है तुम?
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर, यशस्वी निदेशक एनआईई पीवीडी देहरादून हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं आग्रह करूंगा संस्था SIPRH अमरोहा के डायरेक्टर श्री नसीम अहमद जी से कि वे आए और संस्था का परिचय देते हुए आज के मुख्य अतिथि महोदय का विधिवत स्वागत वंदन करें। डॉक्टर नसीम अहमद। थोड़ा पानी और डाल दो, एक गिलास पानी और डाल दो, ज्यादा है। क्या आप सुन पा रहे हैं सर हमें? हाँ, वो में कुछ रहा नहीं। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? आपका माइक म्यूट है सर, माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें सर। डॉक्टर नसीम अहमद सर, माइक अनम्यूट करें। माइक आपका म्यूट है, कृपया आप माइक अनम्यूट करें। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? संस्था SIPRH के डायरेक्टर डॉक्टर नसीम अहमद सर, आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी कारणों से उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं यशस्वी डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास सर को आज के कार्यक्रम में संयुक्त कोलैबोरेशन से यह कार्यक्रम आयोजित कर रही तीनों संस्थाएं SIPRH अमरोहा, TS मिश्रा लखनऊ, RSVI लखनऊ की तरफ से बारंबार स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि यशस्वी डायरेक्टर सर हमारे बीच आए हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज का दिन विश्व कीर्तिमान रचने वाले, विश्व की अप्रतिम छवि को धारण करने वाले सर रॉबर्ट लुई ब्रेल जी के जन्मदिन का दिन है। आज का दिन एक ऐसा दिन है जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कर्मठता और श्रेष्ठता की मूर्ति को किस तरीके से जीवंतता प्रदान की जाए, किस तरीके से इस भाव को स्थापित किया जाए कि कर्मठता कितनी श्रेष्ठता को प्राप्त होती है, ऐसे जीवंतता की मूर्ति सर रॉबर्ट लुई ब्रेल जी के जन्म दिवस पर आयोजित आज का यह कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में अपनी महनीय भूमिका प्रदान कर रहे संस्था NIE PVD के यशस्वी निदेशक आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर, आप जब कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान किए कि आपका आशीर्वचन प्राप्त होगा, तो तीनों संस्थाओं ने अपने को बड़ा यशकीर्ति को प्राप्त किया। कर्मठता की मूर्ति जाने जाने वाले और एक विशेष शिक्षक के रूप में अपनी विशेष शिक्षा में यात्रा प्रारंभ करके आज राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक के रूप में यशस्वी आपकी कीर्ति हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को, हम जैसे छोटी छोटी संस्थाओं को ओजस्विता की एक रेखा देती है, किस पर चला जाए और कैसे चल करके कर्मठता को श्रेष्ठता की तरफ बढ़ाया जाए। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के आयोजन संस्थान के निदेशक डॉक्टर नसीम अहमद सर को कि वे आए, उनका कैमरा और उनके माइक
टेक्निकल इश्यूज पूरे हो चुके हैं। निदेशक, आदरणीय निदेशक सर का स्वागत करें और संस्था का परिचय देते हुए सर को आमंत्रित करें। सर, सबसे पहले हमारे आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु जी का मैं अब तहे दिल से अपने और अपनी संस्थान की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर। ये हमारा सौभाग्य है कि सर ने अपने व्यस्त समय में से कुछ पल सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ अमरोहा को प्रदान किए। ये संस्था तथा संस्थान परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। मैं संक्षिप्त में संस्था का परिचय सर के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ अमरोहा, जनपद अमरोहा की स्थापना 3 अगस्त 2004 को की गई। अगस्त 2004 से संस्थान के अंतर्गत आस स्पेशल स्कूल का संचालन अनवरत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 180 से अधिक दिव्यांगजन MR, HI, VI तथा सेरेब्रल पल्सी के स्पेशल चाइल्ड्स आस स्पेशल स्कूल के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। संस्थान में स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के बैनर तले जनपद अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर तथा संभल में जनपद स्तरीय खेलों का आयोजन संचालित किया जाता रहा है। संस्थान को जनपद अमरोहा में उत्कृष्ट कार्य करने पर विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 3 दिसंबर 2014, 3 दिसंबर 2015 तथा 3 दिसंबर 2016 को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आस स्पेशल स्कूल के दिव्यांग बालकों ने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर स्पेशल ओलंपिक भारत में 3 बार स्वर्ण पदक प्राप्त कर जनपद अमरोहा का नाम रोशन किया है। 2016 से भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार द्वारा संचालित डीएड स्पेशल एजुकेशन MR का संचालन यथावत किया जा रहा है तथा 2017 से डीएड स्पेशल एजुकेशन HI, VI तथा CP को सफलतापूर्वक वर्तमान समय में संचालित किया जा रहा है। तो आज टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण समय थोड़ा अधिक हो गया, इसलिए मैं संक्षिप्त में यही परिचय देना समझता हूं और बाकी मैं आमंत्रित करता हूं अपने आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु जी को, जिन्होंने आज संस्थान को अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर संस्था को सौभाग्यशाली बनाने के लिए प्रयत्न किया, ताकि वो विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को ओतप्रोत करें। आपका स्वागत है सर, अभिनंदन है आज के इस पटल पर। धन्यवाद सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत आप सबको अभिनंदन आज विश्व ब्रेल दिवस पर। सबसे पहले तो सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ अमरोहा, TS मिश्रा कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन लखनऊ और रिहेबिलिटेशन सोसाइटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड लखनऊ, आप तीनों एक साथ मिलके आए इस कार्यक्रम को मनाने के लिए। उसके लिए आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। इन तीनों संस्था की जो भी गवर्निंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उन सबको मेरी नमन। बहुत जरूरत है हमारी देश में कि जितने भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो धीरे धीरे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उभरे और देश के लिए एक ताकत बने। और ये बहुत बड़ी एक निशानी है कि आज की इस शुभ अवसर पर आप तीनों संस्था मिलके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आए। हमारे पास कल्पना मिश्रा जी भी जुड़ेंगे, उनको भी मैं मेरी तरफ से नमन करता हूं।
अजय राय सर आएंगे हमारे साथ मिलने के लिए, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हालांकि कई सालों में एक ही बार मिलना होता है। नागेश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। पंकज द्विवेदी जी और नसीम साहब, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम का सिग्निफिकेंस जो है, इसको बहुत विश्व की अलग अलग देशों में अलग अलग कारणों की तरह से मनाया जाता है। सबसे पहला मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ब्रेल जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड आते जा रही है, कंप्यूटराइज्ड दुनिया होते जा रही है, मोबाइल से ही दुनिया चलने लगी है, तो कई थोड़ी सी कम पढ़े लिखे जो समाज हैं, जो मॉडर्न समाज बनते जा रही है, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको कई जगह ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेल का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। उनको पुनः याद दिलाने के लिए कि नहीं, 24 घंटा आपके साथ जो है डिजिटल वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड नहीं रहती है, और ब्रेल को कभी जिंदगी से जुदा नहीं कर सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड समाज। इस चीज को पूर्णतः रूप से पूरी समाज को याद दिलाने के लिए आज का दिन स्पेशली कई देशों में बहुत महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। दूसरा ये है, ब्रेल इज नॉट ओनली फॉर वीआई। वीआई के लिए सिर्फ ब्रेल नहीं है। सिर्फ अगर वीआई लोग ही ब्रेल इस्तेमाल करेंगे तो इसका पूर्णतः इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। साइन लैंग्वेज के इस्तेमाल, साइन लैंग्वेज के ज्ञान सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड को ही हो, उससे एम्पावरमेंट नहीं होगी। उनके साथ जुड़े हुए समाज के अन्य अन्य लोग, हमारे जितने भी टीचरगण हैं, एनजीओ कार्यकर्ता है, हमारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के फैकल्टी है, इन सबको भी ब्रेल की ज्ञान होना है। ठीक उसी तरीके से साइन लैंग्वेज की ज्ञान जो है सारे समाज को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो, तभी उसकी फायदा हो पाएगी। तो ये दूसरा पहलू है जिसके वजह से आज के दिन को ब्रेल को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि सब लोग समझे कि किस तरीके से जो है आम समाज को भी ब्रेल को अपनाना पड़ेगा अगर आप ब्लाइंड समाज को अपनाना चाहते हैं, समावेशित करना चाहते हैं। तीसरा एक मॉडर्न पहलू है जो आजकल हम सोच रहे हैं कि आज के दिन में लोगों को पता होना है। जब आप डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड की बात करते हैं, डिसेबिलिटी स्टडीज की बात करते हैं, अलग अलग विभाग के अलग अलग जो रिसर्चेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अलग अलग विभाग मिलके, कंप्यूटर साइंस है, डिसेबिलिटी सेगमेंट में वो मदद करते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने में। तो उनको भी हम बताएं कि भाई ब्रेल को लेके असिस्टिव टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ा जाए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आज से 3 साल पहले तक जो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिवाइस आती थी, वो करीब करीब 2 लाख से लेके 5 लाख तक की कीमत की लागत की आती थी। तो हम उसको मुहैया नहीं करा पा रहे थे। भारतवर्ष में ऐसे 2 से 5 लाख तक की कीमत की रिफ्रेशेबल ब्रेल डिवाइस बड़ा मुश्किल चीज था। लेकिन साइंटिस्ट लोगों को, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स लोगों को हम लोगों ने अवेयर किया, उनको इस विभाग में ब्रेल एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ने में उनको प्रोत्साहित किया, और आज की डेट में हम उम्मीद कर रहे हैं अगला 5 साल में ये 20,000 तक की लागत में, 15,000 तक की लागत में उपलब्ध होगी रिफ्रेशेबल ब्रेल डिवाइसेस। अब देखिए इसका ये जो अलग अलग पहलू है, इन पहलुओं को हम किस प्रकार के समाज में डालने की कोशिश करें। चौथा बहुत अहम हो जाता है, वो ये है कि देश भर में हम किस तरीके से हम ये समझा पाएंगे लोगों को कि द डिफरेंस बिटवीन ए से नेशनल लैंग्वेज आपका है, आप कहते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है आपकी, लेकिन भारत में समस्या ये आ रही है, अभी आप सब लोग मिलके ये कह रहे हैं, सब लोग मिलके मान रहे हैं कि प्राइमरी शिक्षा हो सके तो हाई स्कूल तक की शिक्षा जो है हर एक प्रांत में लोग रीजनल लैंग्वेज में ही करें, तभी उनकी शिक्षा बेहतरीन हो पाएगी। लद्दाख का हमारे पास बहुत बेहतरीन एक केस स्टडी है। लद्दाख में आज से 15 साल पहले तक लद्दाख में जो है शिक्षा की मात्रा, शिक्षा की जो दर थी वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही बुरा था। जब लद्दाखी शिक्षा पद्धति चेंज हुई और लद्दाखी भाषा में लद्दाखी टीचर लद्दाखी तरीके से लोगों को सिखाने लगे, और पिछले 10 साल में आप देखेंगे दिन ब दिन उनकी शिक्षा कितनी बेहतरीन होते जा रही है। अगर हम बोलते हैं कि हमारे ब्लाइंड समाज को भी प्राइमरी और हो सके तो सेकेंडरी शिक्षा तक अगर हमारे ब्रेल लिपि के जरिए देना होगा,
और अपनी भाषा में देना होगा। सवाल ये आता है क्या ब्रेल कोड्स हमारे सारे भाषाओं में उपलब्ध है? केवल नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उत्तर पूर्व भारत की बात करें, कम से कम हमें 15 से 20 ब्रेल कोड चाहिए अलग अलग भाषाओं की। तो आज का दिन है पुनः हम लोग सब लोग मिलके सोचे कि कितनी बड़ी हमारे सामने एक चैलेंज है और सबको किस तरीके से इस चैलेंज के अंदर हम लोगों को मिलाना पड़ेगा, लाके सबको एकजुट करना पड़ेगा। एक तरफ हम सोचते हैं कि ब्लाइंड समाज हमारे साथ जुड़े, दूसरी तरफ हम प्रोफेशनल्स की जोड़ने की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ हम एनजीओ गैर सरकारी संस्थाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशंस की जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ब्रेल को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ब्रेल काउंसिल को स्ट्रॉन्ग करने की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत से पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ है आज के दिन, इसलिए हमारे लिए बहुत अहम हो जाता है कि हम सब लोग मिलकर समझे कि इसका कितनी बड़ी महत्व है। दूसरा मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि 150 के आसपास की हमारी आज की डेट में संस्था है जहां डीएड, बीएड या एमएड इस प्रकार की टीचर एजुकेशन कार्यक्रम जो विजुअली इंपेयर्ड के ऊपर होती है वो चलता है। तो न्यूनतम भी आप मान के चले, हमारी आकलन के हिसाब से इन सभी संस्थाओं में विशेष स्कूल होना अनिवार्य है। विशेष स्कूल अगर इन संस्थाओं में है तो हम मान के चल रहे हैं एक एक विशेष स्कूलों में न्यूनतम 5 से 10 हमारे पास विशेष शिक्षक होंगे जिनको ब्रेल आता होगा। इन सभी 150 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में हम मान के चल रहे हैं हमारे पास न्यूनतम 4 हमारे पास टीचर फैकल्टी होंगे जिनको ब्रेल आता होगा। अगर हम सर्वे पे निकल पड़े, अगर एक रिसर्च स्टडी अगर करें कि हमारी ये जो 150 हमारी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या इन सब में हमारे पास न्यूनतम 5-6 टीचर शिक्षक डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में काम करने वाले, टीचर के रूप में काम करने वाले, और 3-4 हमारी टीचर ट्रेनर फैकल्टी, 10 लोग इन एवरेज, सब 10 लोग क्या हमारे पास होंगे जिनको ब्रेल आता है। मेरा अनुभव यही है, जहां भी हम जाते हैं वहां 4 में से या 10 में से 1 आदमी होता है जिसको ब्रेल आता है, और उन्हीं को हम बताते हैं कि ब्रेल वाला पोर्शन तो आप ही पढ़ाइए, बाकी चीजें हम पढ़ा लेंगे। ऐसे इस प्रकार की जो रवैया से हम टीचर एजुकेशन को लेके जा रहे हैं, इस प्रकार की रवैया से जो डीएड, बीएड, एमएड की शिक्षा देश में चल रही है, इसको आप लोगों को सबको मिलके जो है इसको खत्म करना होगा जितना जल्दी हो सके। तो एक टीचर की कोई अधिकार नहीं है कि मैं ब्रेल ना आए और मैं कहूँ कि मैं ब्लाइंड का शिक्षक हूँ। एक टीचर की कोई अधिकार नहीं है कि मुझे ब्रेल नहीं आता है और मैं कहूँ कि मैं ब्रेल का स्टूडेंट्सों की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज मैंने इंटरव्यू ली है, कई सारा हमारे आरसीआई की जो टीचर बनने वाले हैं, ऐसे अनगिनत लोगों की मैंने इंटरव्यू ली है। क्या आपको ब्रेल आता है? सर आता है, एग्जाम के लिए कर लेंगे, इस प्रकार का वो जवाब देते हैं। जब मैं पूछता हूँ आपको कभी अनुभव नहीं होता है, महसूस नहीं होता है कि आप ब्लाइंड के टीचर बनने वाले हैं अगला 40 साल, या दृष्टिबाधित क्षेत्र में आप 40 साल काम करने वाले हैं, और आपको कभी महसूस नहीं होता है कि आपको ब्रेल अच्छा से आना चाहिए? उनका जवाब बहुत सीधा सा जवाब होते हैं कि हमको जिन्होंने ट्रेनिंग दिया था, हमारे पास 5-6 टीचर जुड़े हुए थे, उनमें से तो किसी को नहीं आता था, या उनमें से तो सिर्फ एक ही को आता था। तो वो लोग अगर नौकरी कर रहे हैं पिछले 20-30-40 साल से, तो हमारा भी जिंदगी निकल जाएगी इस प्रकार से। इस प्रकार की रवैया जो है, चाहे साइन लैंग्वेज क्षेत्र में हो, ब्रेल के क्षेत्र में हो, हमें देखने के लिए मिला है। कई बार सदन तक ये बात पहुंची है कि हमारी जितनी भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन है, आरसीआई की टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो भी स्टेक होल्डर्स इनके साथ लगे हुए हैं दृष्टिबाधित क्षेत्र में, उनकी एम्पावरमेंट के लिए लगे हुए हैं, उनको ब्रेल आना अनिवार्य है या अनिवार्य करना ही पड़ेगा। तो इस विषय के ऊपर भी जोर देने के लिए आज का दिन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आप सबको पुनः बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने सारे अहम विषय के ऊपर लेके आप लोग आज का दिन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूंगा आज के दिन में आप सभी तीनों संस्था और अन्य भी अनगिनत संस्थाएं आप लोगों के साथ जुड़े हुए होंगे, उन सबको जोड़े और एक एक्शन प्लान बनाए अगले पूरे साल के लिए, जिस एक्शन प्लान के तहत ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार के ब्रेल को किस तरह से हम प्रमोट कर सके, अलग अलग भाषा में, अंग्रेजी ब्रेल हो
हिंदी ब्रेल हो या क्षेत्रीय भाषा में ब्रेल हो, कैसे उसको प्रोत्साहित हम कर सके, इसके ऊपर आप सब लोग मिलके एक बेहतरीन प्लान ऑफ एक्शन बनाए, उसको मंथली महीने के हिसाब से एक बार उसको इवेलुएट करें, सब लोग मिलके एक फोरम बनाए, फोरम फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेल। आज के दिन में आप सब लोग मिलके ऐसा एक गैर सरकारी संगठनों का एक फोरम बना सकते हैं आप लोग, फोरम फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेल इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, या फोरम फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेल इन उत्तर प्रदेश। बाद में आप उसको चैप्टर भी बना सकते हैं, कल को जाके वो चैप्टर बन जाएगी फोरम फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेल इन तमिलनाडु, आप लोगों की चैप्टर बनेगी। इस प्रकार का जब एक वार फुटिंग पे आप लोग सब लोग मिलके इसकी अहमियत को समझेंगे और एक बेहतरीन प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, हर महीना उसकी मूल्यांकन करेंगे, तब मुझे लगता है आज का दिन का जो हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं ये पूर्णतः रूप से जो है देश की और विजुअली इंपेयर्ड समाज के लिए कामयाब होगा, और आगे आने वाले दिनों में हम इनकी समावेशन की, समाकलन के बारे में एक सपना साकार कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने एक बेहतरी के लिए यह सुझाया कि किस तरीके से गैर सरकारी संगठन एक पटल पे आकर ब्रेल काउंसिल जैसा उत्तर प्रदेश में या भारत ब्रेल काउंसिल जैसा एक पटल बनाए, और निश्चित ही आज का आपका जो आकलन था, आपने जो लद्दाख का उदाहरण दे करके हमारे समक्ष एक आकलन प्रस्तुत किया कि हालत ये हो गई है हमारे यहाँ कि विशिष्ट शिक्षा में अध्ययन अध्यापन करा रहे जो वीआई के ही अगर मैं बात करता हूं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, वहां पर ब्रेल की गुणवत्ता पर कहीं न कहीं कोई न कोई प्रश्न चिन्ह अवश्य आके खड़ा हो जा रहा है। इस प्रश्न चिन्ह को किस तरीके से हम लोग अनुत्तरित करें और किस तरीके से हम लोग ऐसे आगे बढ़ करके इसके उत्तर को कर्म के द्वारा और बेहतर भविष्य के द्वारा समक्ष खड़ा कर दे कि न केवल विशेष शिक्षा वीआई में अध्ययनरत छात्र और छात्राएं या विशेष शिक्षक ब्रेल के बारे में जान सके, बल्कि ब्रेल के बारे में छोटे छोटे बालक जो जूनियर हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं वे भी अवेयर हो। सर आप तो जानते ही हैं, आप उस काउंसिल में भी होंगे, उस कमेटी में भी होंगे, लेकिन भारत सरकार ने कुछ पुस्तकों के लिए और विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी कुछ टेक्स्ट बुक में, प्राथमिक विद्यालय की टेक्स्ट बुक में ब्रेल से संबंधित कुछ लाइनें, थोड़े चैप्टर्स ले आए हैं, और मुझे आशा है कि आज जितने भी 100 के करीब हमसे जुड़े हुए या 100 से अधिक जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, वे लोग जो लाइव इस क्लास को देखेंगे यूट्यूब पर या अभी अपलोडिंग होगी तब देखेंगे, वे इस बात से अवश्य लेंगे कि ब्रेल के प्रति अगर कहीं न कहीं किसी न किसी उनके मन के किसी कोने में कोई वे पूरी करें और अधिक मेहनत करके ब्रेल को अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज की विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती कल्पना मिश्रा जी को कि वे आए और आज के इस अवसर पर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय मैम तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? शायद टेक्निकल कुछ इशू के कारण हमसे जुड़ने में अभी थोड़ी देर हो रही है। मैं आमंत्रित करता हूं ज्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे मुख्य वक्ता हेलो 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 हेलो
मैं आमंत्रित करता हूं और इस आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अजय राय सर को कि वे आए और आज के विषय पर अपनी महनीय जानकारी हमारे सभी श्रोता बिंदु के समक्ष रखे। आदरणीय अजय कुमार राय। मेरी आवाज जा रही है? हेलो जी सर। हेलो, आ रही है। गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले तो हम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री हिमांशु जी का आभार प्रकट करना चाहेंगे कि आप ने बिल्कुल एक डायनामिक तरीके से, मैं सुन रहा था, तथ्यों को रखा। कल्पना मैडम, उनसे शायद अभी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप इस प्रोग्राम से जुड़ी और ब्रेल के महत्व को आपके जुड़ने से मुझे लगता है कि इसका महत्व रेखांकित होता है। तीनों ही संस्थाओं, सोसाइटी फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च और टीके मिश्रा और RSBI, तीनों ही संस्था प्रमुखों का हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण तिथि के आयोजन का इतने बड़े पैमाने पर आपने निर्णय लिया। मैं समझता हूं कि आज इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और एक ऐसी महान आविष्कारक का जन्मदिन जिसको कि दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग कभी भी भुला नहीं पाएंगे। थोड़ा सा उनके जीवन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। आप सबको ज्ञात है, इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी एक ललक रहती है कि लुई ब्रेल के जीवन के विषय में थोड़ी सी हमेशा चर्चा की जाए। सबको ज्ञात है उनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। एक बहुत ही गरीब साधारण कुटीर उद्योग से जुड़े हुए परिवार में उनके पिताजी का नाम साइमन था, उनकी माँ मोनिका ब्रेल थी और ये परिवार घोड़ों का जिन, जो बैठने के लिए जो जिन होता है ना, वो बनाने का काम करता था। ये बताना इसलिए प्रासंगिक है कि उसी से उनकी दृष्टि बाधा जुड़ी हुई है। इनका गांव फ्रांस के पेरिस जो राजधानी है उससे लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक कुपरेग नामक जगह पर उनका गांव था। और बाल ब्रेल यदि कहें, लुई ब्रेल अपनी बाल्यावस्था में लगभग 3-3.5 साल की उम्र में अपने पिताजी के साथ काम कर रहे थे, यानी बैठे थे, पिताजी जिन बना रहे थे और वो खेल रहे थे। और जिन बनाने का जो सूजा होता है, जो काटी एक होती है सिलाई के लिए, उसी के आघात से उनकी एक आंख घायल हुई थी और उसी के इफेक्ट के, साइड इफेक्ट के कारण उनकी दूसरी आंख भी जाती रही। एक उस समय के एक गरीब परिवार के लिए ये एक बहुत ही शॉकिंग स्थिति थी जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। हो सकता है कि चिकित्सकीय अभाव के कारण या ग्रामीण परिवेश के कारण, इग्नोर होने के कारण, लगभग मुझे लगता है कि 3-4 साल के कार्यकाल में, एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि 3-4 साल के कार्यकाल में उस समय में उनकी दोनों आंखें चली गई और उनको दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। लुई ब्रेल लगभग 10 साल तक लगभग वो घर में रहे। 10 साल की अवस्था में किसी तरह के एक सोशल वर्कर के सहयोग से एक पेरिस में उस समय एक स्कूल चलता था, आप सारे लोग जानते हैं उस स्कूल के बारे में। वो दुनिया का पहला दृष्टिबाधितार्थ स्कूल रहा है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल रहा है, रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड करके। और वहाँ के ही एक वॉलंटरी, हम लोग बोलते हैं जिनको, जैसे प्रीस्ट होते हैं, पादरी होते हैं, वो शिक्षक थे वैलेंटाइन महोदय, जिन्होंने कि स्कूल में
लुई ब्रेल को दाखिला दिलाया था। उस समय उनकी आयु लगभग 10 साल थी। और ये वर्ष मुझे लगता है कि 19 का रहा होगा, 1819 का रहा होगा। वहां दाखिला लेने के बाद ये कुशाग्र बुद्धि का छात्र थे कि वहां दाखिला लेने के बाद पढ़ते पढ़ते उन्होंने बातचीत में उसी समय जो कैप्टन चार्ल्स बार्बर थे, जो सेना के पदाधिकारी थे, वो कुछ कोड बिंदुओं से कम्युनिकेशन किया करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और उस काल में यूरोप में बहुत सारी राजनीतिक और कूटनीतिक घटनाएं ऐसी थी जो एक दूसरे देशों के मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जो सेना की कार्रवाइयां हो रही थी, उसके लिए सेना को संदेश भेजने के लिए कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके उन्होंने एक कोडिंग किया था। कोई कहता है कि 12 बिंदुओं यानी 6 बिंदुओं से, कोई कहता है 14 बिंदुओं से इस एक कोड तैयार किया जाता था और जिसके माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता था। कम्युनिकेशन एक सेना के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता था। इस प्रक्रिया में लुई ब्रेल ने इतनी अभिरुचि दिखाई और इतना आग्रह किया कि वैलेंटाइन महोदय ने कर्नल साहब जो कैप्टन चार्ल्स बार्बर थे, उनसे लुई ब्रेल का भेंट कराया और इन दोनों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद लुई ब्रेल कुछ सुझाव दे रहे थे जिससे कि कर्नल जो कैप्टन सर थे वो सहमत नहीं होते थे, लेकिन लुई ब्रेल ने हार नहीं मानी और इन बिंदुओं पर वे अन्वेषण करते रहे, रिसर्च करते रहे, प्रयोग करते रहे। आखिरकार लगभग मुझे लगता है एग्जैक्ट डेट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन लगभग 1829 के आसपास 6 बिंदुओं पर आधारित उन्होंने ब्रेल लिपि को पूरी तरह से तैयार कर लिया। और जानने वाले जानते हैं, कुछ इतिहासकारों ने इस पर प्रकाश भी डाला है कि 1832 ईस्वी में फ्रांस का इतिहास करके एक छोटी सी पुस्तक जो करीब 150-200 पेज की थी, लुई ब्रेल ने लिख डाली उसी ब्रेल लिपि में जो उन्होंने तैयार किया था। दुर्भाग्य ये था कि उनके समकालीन जो शिक्षक थे उन लोगों ने इस लिपि को उस विद्यालय में, जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे थे, मान्यता नहीं दी और उस समय के शिक्षाविदों ने इस लिपि के महत्व को स्वीकारा नहीं। अब पता नहीं उसका क्या रीजन था। इसकी वैज्ञानिकता पर सवाल उठाते थे या सीखने में दुरूहता थी इसलिए सवाल उठाते थे, लेकिन ऐसा होता रहा। उनके जीवन काल में इस लिपि को राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई मान्यता नहीं मिल पाई, लेकिन लुई ब्रेल ने दृष्टिबाधित समाज के लिए ज्ञान का द्वार खोल दिया और ये अन्वेषक महज 43 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1852 को हम लोगों के बीच से चले गए। और इनका एक महान आविष्कार, जिसे हम महान आविष्कार इसलिए कहते हैं, शायद शिक्षक गण सभी इसमें मौजूद हैं और बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं। मेरा जहाँ तक नॉलेज है, दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट, दुनिया की एक भी लिपि ऐसी नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर हो, चाहे वो देवनागरी हो, खरोष्ठी हो, रोमन हो, द्रविड़ लिपियां हों। भारत में बहुत सारी लिपियां हैं, द्रविड़ लिपियां हों, कोई किसी के भी नाम पे नहीं है। दुनिया की एकमात्र ब्रेल ऐसी लिपि है जो दुनिया के इतिहास में पहली बार व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई है। और ये लिपि इतनी साइंटिफिक तरीके से हम तो कहेंगे कि महर्षि ब्रेल ने तैयार की थी कि इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से 63 आकृतियां बनती हैं और सभी भाषाओं के लगभग
दुनिया की जितनी भाषाएं लिखी जाती हैं और जो पंक्चुएशंस हैं उनके सहित सारे के सारे चिन्ह इन लिपियों में अभी तक समाहित होते आ रहे हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि आज के कंप्यूटर युग में और कुछ मैथमेटिक्स के साइन जो अभी भी इसमें समाहित नहीं हो पा रहे हैं, उस पर स्टडी जारी है। अभी हिमांशु सर बोल रहे थे कि ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया या वर्ल्ड ब्रेल काउंसिल भी इस कूट को तैयार करने के लिए, कोडिंग को तैयार करने के लिए ये प्रयास जारी है कि ताकि इसके स्कोप में दुनिया के सारे कार्यों को लाया जा सके। उन्होंने महत्व पर प्रकाश डाला था और इस क्रम में ये बताना बहुत प्रासंगिक होगा कि 20 जून 1952 यानी उनके मृत्यु के लगभग 100 साल बाद फ्रांस की सरकार ने जो कुपरे गांव में इनकी समाधि थी, लुई ब्रेल की समाधि थी, उसको कुपरे गांव से निकालकर और राष्ट्रीय स्तर पर इस महर्षि के लिए माफीनामा देके वो सरकार ने माफी मांगी और राष्ट्रीय स्तर पर जो फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक है वहां ले जाकर इनकी समाधि को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित किया गया। इनके आविष्कारों का महत्व 1952 में पूरे दुनिया ने स्वीकारा और दुनिया में ये दृष्टिबाधितों की लिपि के रूप में प्रख्यात हुई, विख्यात हुई और इसको मान्यता दी गई। लगभग 52 से 55 के कालखंड में भारत में भी इस पर बहुत काम हुए और भारत में भारतीय ब्रेल करके विकसित किया गया और भारत की सारी भाषाओं के लिए एक ब्रेल कोड तैयार किया गया। तो भारत ने भी इसी कालखंड में लुई ब्रेल को वो महत्व दिया जिसके वे अधिकारी थे। अपने जीवन काल में उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन दुनिया ने उनके मृत्यु के उपरांत जो सम्मान उन्हें दिया जिसके वो अधिकारी थे और आज तक संपूर्ण दृष्टिबाधित जगत के साथ साथ उनके लिए काम करने वाला व्यावसायिक जगत, प्रोफेशनल्स आज तक उसके ऋणी हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि 2009 में लुई ब्रेल की 200वीं जयंती मनाई गई थी और इस साल भारत सरकार ने इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था और इसी साल 100 रुपए और 2 रुपए के सिक्के डालकर निकालकर भारत सरकार ने इनके महत्व को, इनकी प्रासंगिकता को, इनके आविष्कार को, इनके शोध को, दुनिया में इनके योगदान को मान्यता दी थी। और आज के इस अवसर पर हम इस पुण्यात्मा को, जिनके कारण कि लाखों की संख्या में लोग जो देख नहीं सकते, जिनको दृष्टि बाधा है, उनके लिए संसार के ज्ञान का द्वार खुला था और आज इस महर्षि को हम इस अवसर पर शत शत नमन करते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ तथ्य जरूर इस अवसर पर मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि ब्रेल का महत्व, जिसको कि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के निदेशक महोदय रेखांकित कर रहे थे, इसको नेफ्थ में भेजने का बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। ये सारे प्रोफेशनल को समझना होगा। आज के दिन यदि हम कोई संकल्प लेते हैं तो इससे बड़ी इनके लिए कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी। मैं हमेशा इस तथ्य को उठाता हूं कि वैज्ञानिक प्रगति होनी चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति किसी भी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके ध्वंसावशेष पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी वैज्ञानिक प्रगति जो है वो हमारे जो क्लासिकल नॉलेज है उसको
समृद्ध करते हुए यदि अग्रसर होती है तो उसका परिणाम पूरे समाज के लिए एक गौरव और सकारात्मक होता है, गौरवपूर्ण सकारात्मक होता है। लेकिन यदि किसी के ध्वंसावशेषों पर कोई प्रगति का महल खड़ा किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी आयु ज्यादा दिन होती है, उसकी उम्र निश्चित रूप से कम हो जाती है, उसका महत्व कम हो जाता है। किसी को कुचल के कोई प्रगति संभव नहीं होती है। हम अपनी नींव को मजबूत रखते हुए और यदि अग्रसर होते हैं, मैं आईसीटी का समर्थक हूँ। डेफिनेटली दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में आईसीटी का प्रयोग होना चाहिए, नए नए वैज्ञानिक साधनों का उपयोग होना चाहिए, वो अफोर्डेबल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है अभी तक का कि आप एक भारत के दृष्टिबाधिता जो काम करने वाले लोग हैं उनके विकास पर दृष्टिपात कीजिए। आपको जो नाम मिलेंगे, चाहे वो लाड आडवाणी सर से लेकर के और आज भी जो लोग हैं, मित्तल सर हैं, कौल सर हैं, जो लोग आज दिख रहे हैं, इनके विकास में ब्रेल का जो योगदान रहा है वो किसी भी आईसीटी डिवाइस का उस समय तो ये नहीं था। लेकिन आज आईसीटी डिवाइस और उसके उपयोग को भी सीखकर लोग आईआईटी तक में काम कर रहे हैं, उनको ब्रेल आती है। और एक शिक्षाविद होने के नाते आप सारे लोगों को ज्ञान होगा कि ब्रेल को सीखने का जो माध्यम है स्पर्श है, और स्पर्श एक सेंस है। यदि एक सामान्य व्यक्ति अधिकार रखता है कि वो ऑडियो और विजुअल लर्नर बने, तो क्या हमारी दृष्टि या दृष्टिबाधित व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो टेक्टाइल ऑडियो लर्नर बने? यदि आप किसी लिपि के माध्यम से कंप्यूटर या मोबाइल पे लिख रहे हैं, तो क्या दृष्टि जिसकी नहीं है उसको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी लिपि के माध्यम से ही, वो स्थान के माध्यम से क्यों लिखे? आप अपनी लिपि को, ये सामान्य कहा जाने वाला तथाकथित समाज अपनी लिपि को छोड़ नहीं रहा है, और एक दुरूहता के कारण, हम एक इजीनेस के कारण कि हमको ये सरल होता है, कठिन है, थोड़ा ब्रेल सिखाना कठिन है, लेकिन सीख लेने के बाद जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मनिर्भरता, जो आत्मगौरव और जो डिफरेंट टाइप के नॉलेज को अपने मानस पटल पर अंकित करने का, जो स्पर्श बिंदु जो जाके हमारे मानस पटल पे अंकित होते हैं, उससे जो कॉन्फिडेंस दृष्टिबाधित बच्चों को या लोगों को मिलता है, वो हम स्थान स्पर्श करने से नहीं पा सकते। आप भी स्थान स्पर्श करते हैं, लेकिन आप ए के लिए बटन दबाते हैं और हम स्थान स्पर्श करते हैं, तो हमारे दिमाग में ए का मानचित्र नहीं है, हमारे दिमाग में ए के लिए डॉट नंबर 1 होना चाहिए, और वो है हमारे दिमाग में। तो आधुनिक तकनीकी और हमारी क्लासिकल इस लिपि का एक संतुलित प्रयोग, एक संतुलित उपयोग इस प्रगति को एक नई दिशा दे, ये हमारी अपेक्षा रहेगी। और हम चाहेंगे कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, बाल्यावस्था में डेफिनेटली उनकी शिक्षा ब्रेल लिपि के माध्यम से हो। ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा आकार प्रकार से परिचित होने का भी एक माध्यम है। हमारे मोटर स्किल, हमारी उंगलियों के संचालन, उंगलियों की गति, स्पर्श क्षमता और दुनिया को पहचानने में जो आंखों का काम हमारे हथेलियां और हाथ करते हैं, उसमें ब्रेल लिपि का बहुत बड़ा योगदान है। उसको सीखने से ये शार्पनेस बढ़ती है, और इस शार्पनेस में हमारी आत्मनिर्भरता को एक सोपान देता है, एक आधार देता है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को, अपने जीवन यापन को एक आत्मनिर्भर जीवन यापन की तरफ ले जाते हैं। और जब भी हम कंप्यूटर मोबाइल पे कुछ चीजें नोट करते हैं, आपको पता है कि ये हैंग होता है,
एकदम ब्लैंक हो सकता है, लेकिन उसी चीज को हम ब्रेल पुस्तकों में यदि संग्रहित करके रखते हैं, तो जैसे आपकी पुस्तकें हैं, अभी तक एक तथाकथित सामान्य समाज यदि पुस्तक विहीन नहीं हुआ है, तो हम ऑडियो पर क्यों रहें? हम खाली ऑडियो या विजुअल चीजों पर क्यों, हम टेक्टाइल चीजों को क्यों नहीं संग्रहित करें? और देखिए, एक तरफ तो भारत सरकार, राज्य सरकारें, हमारे बहुत सारे मंत्रालय ब्रेल अवेयरनेस के लिए प्लेन से लेकर के, रेलवे से लेकर के, लिफ्ट से लेकर के, एक्सेसिबिलिटी जगहों पर, चुनाव से लेकर के हर जगह पर ब्रेल के उपयोग के लिए, वोटिंग के लिए व्यवस्था की जा रही है। और दूसरे स्तर पर हमारे बच्चों के हाथों से ब्रेल गायब हो रही है, हाथ से पुस्तक गायब हो रही है। तो ये दिन हम लोगों को क्यों देखना पड़ रहा है? लास्ट एक चीज और, शिक्षक गण है इसलिए कहना चाहूंगा कि ये दारोमदार आप पर है, और आप यदि नहीं चाहेंगे तो ब्रेल विलुप्त नहीं होगी, और यदि आप चाहेंगे तो ये विलुप्त हो जाएगी। लेकिन इसके विलुप्तता के साथ साथ हम भी विलुप्त हो जाएंगे। स्पेशल एजुकेटर जो एक संज्ञा है, जो आरसीआई इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स, हम लोग करीब 150-200 दृष्टिबाधिता क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, इनकी उपयोगिता नगण्य हो जाएंगी। और उनकी उपयोगिता नगण्य होने का मतलब ये हुआ कि हम लोग नगण्य हो जाएंगे। हम एक स्पेशलिटी लेके आए हैं कि नहीं, हम आपके जैसे टीचर तो है ही हैं, लेकिन आपसे अलग एक अलग तरह की लिपि हमने जानी है, और उस लिपि को संवर्धित करने के लिए, आत्मसात करने के लिए, सीखने के लिए हम वर्षों से काम किए हैं, और हमारे द्वारा हजारों की संख्या में बच्चे इस लिपि से अवगत कराए गए हैं। आप देखिए, एक उदाहरण से ये समझ में आया गया कि भारत की बहुत सारी जनजातीय भाषाएं हैं जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं होती। वो बोली तो जाती है, बहुत सारी भाषाएं, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बोली भाषा के रूप में वो बहुत विख्यात हैं, लेकिन उनकी कोई लिपि नहीं होती। तो जो उन क्षेत्रों में काम करने के लिए जाते हैं, वो लोग अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी लिपियां इंट्रोड्यूस करते हैं वहां। इसका मतलब भारत में लिपियों की बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है, और ये इतनी साइंटिफिक लिपि को हम लोग इस कागार पर लाए हैं कि यदि मैं डायरेक्टर NIVH के ही स्टेटमेंट को कोड करूं, तो हर विद्यालय में, जो स्पेशल स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, 50% से भी कम बच्चे हैं जो कि ठीक से ब्रेल जानते हैं। बाकी जो अन्य सिस्टम में बच्चे पढ़ते हैं, उनके ब्रेल जानने का स्तर तो और भी दयनीय स्थिति है। मैं आज के दिन इस पर ज्यादा चर्चा तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये इंडिकेट जरूर करना चाहूंगा कि हम लोगों को जागृत होना पड़ेगा। और आज लुई ब्रेल के जन्मदिन पर इससे अच्छी इनके लिए कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि हम ये संकल्प लें कि नहीं, आज से हम लोग इनके द्वारा आविष्कृत लिपि को संवर्धित करने, संशोधित करने और लोगों तक पहुंचाने, खाली दृष्टिबाधित नहीं बल्कि भारत के 12वीं से नीचे की हर कक्षा के, या तो मध्य में, या तो फ्रंट पर, या तो पृष्ठ में, कहीं न कहीं ब्रेल के कम से कम अल्फाबेट्स या जो ककहरा और स्वर व्यंजन होते हैं, ये अंकित कराने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में पहल करेंगे। इसके लिए मेरा आग्रह होगा हिमांशु जी से कि उनको लीडरशिप देनी चाहिए। वो एक डायनामिक पर्सनालिटी रहे हैं, और कम से कम जब इस नेशनल इंस्टीट्यूट में हैं, तो यहाँ पर उनका ये काम यदि नेतृत्व देते हैं, और हम लोग भारत के हायर सेकेंडरी तक के सभी पुस्तकों में इसको अंकित कराने में यदि सफल होते हैं,
तो ये उनके साथ साथ हमारी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और संशोधन कार्य जितना तेज होगा, इसका महत्व उतना ही कायम रहेगा। और आगामी जो कोड आ रहे हैं, कंप्यूटर रिलेटेड, मोबाइल रिलेटेड, मैथमेटिक्स रिलेटेड, अन्य साइंस के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उससे रिलेटेड जो रिफ्रेशर डिवाइसेस आ रहे हैं, कई इजी ब्रेल और कई ऐसे डिवाइस आए हैं जिस पर कि डिस्टेंस ब्रेल सिखाने की बात हो रही है। तो अलग अलग तरह के आविष्कार करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। लेकिन किसी भी आविष्कार के साथ ब्रेल को वही मान्यता रहे, इस अपेक्षा के साथ इस पूरे समूह में जुड़े हुए लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। साथ में ही हमारे जो सहकार्यकर्ता हैं, जो वक्ता हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप जरूर इस तथ्य को उद्धृत कीजिए कि लुई ब्रेल के जन्मदिन पर हम ब्रेल की गरिमा को पुनर्स्थापन के लिए जो संभव होगा एक प्रोफेशनल के रूप में जरूर करेंगे। और उन छात्रों को जिनको कि इसकी जरूरत है, जिनके लिए ये लिपि प्रासंगिक है, जिनकी वर्तनी को सुधारने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, हम अपना अथक प्रयास जारी रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा सार्वगर्भित और आज के विषय पर सर रॉबर्ट लुई ब्रेल जी से संबंधित महनीय जानकारी, महनीय सुझाव तथा आदरणीय मुख्य अतिथि जी के सुझावों को ओतप्रोत करते हुए जो एक रोड मैप आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जनमानस के समक्ष रखा गया है, अवश्य ही मुझे निसंदेह है यह बात कहते हुए पूरी अस्वस्थता फील हो रही है कि जितने भी इसमें विशेष शिक्षक जुड़े हुए हैं, सभी आज एक नया संकल्प लेंगे कि हम ब्रेल के प्रति अपनी धारणाओं को और अधिक सशक्तिकृत करें। हम अध्यापन के कार्य में जब लगे रहें, उस दौरान ब्रेल को उस भाव से ही सीखें जिस भाव से यह कोर्स की पूर्णता को परिवर्तित करते हुए उत्कृष्टता की तरफ ले जाता है। तो हमारा यह नैतिक दायित्व तो बनता है कि पहले हम शिक्षण प्रशिक्षण में जब लगे होते हैं, उस दौर में ब्रेल को बड़ी ही गर्भिता के साथ, बड़े ही श्रेष्ठता के साथ स्वीकार करते हुए और इसके महत्व को इंगित करते हुए हम सीखें तथा अपने परिवारीजन, अपने पड़ोसी जन, आसपास के सामाजिक जन को भी सर रॉबर्ट लुई ब्रेल के बारे में तथा उनकी लिपि ब्रेल लिपि के बारे में जन जागृति फैलाएं। सर ने कहा कि तकनीकी आवश्यक है, लेकिन इस स्तर तक नहीं आवश्यक है कि वह अप्रतिम रचना, अप्रतिम लिपि ब्रेल पर भारी हो जाए। किसी भी परिस्थिति में ब्रेल अति आवश्यक थी, अति आवश्यक है और अति आवश्यक रहेगी। सर ने कोट किया कि ब्रेल का अस्तित्व अगर खतरे में आता है तो विशेष शिक्षक का अस्तित्व भी खतरे में आएगा। मैं यहां पर बड़े ही विनती के साथ एक बात जोड़ देना चाहूंगा कि अगर ब्रेल का अस्तित्व खतरे में आया तो दृष्टिबाधित वह कहीं न कहीं खतरे में आ जाएगा। दृष्टिबाधित बालक बालिकाओं को न्यूनतम इंटर तक की शिक्षा जो है वह कहीं न कहीं किसी न किसी पक्ष से ब्रेल से आधारित दी जाए। पुस्तकों की अगर बात करते हैं तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत राय है, अगर पुस्तकों की बात करते हैं तो हमें क्लास 8वीं तक और भी शिक्षण सहायक सामग्रियों की या शिक्षण संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए, आरडीओ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं उससे दो चार नहीं हो रहा, मैं उसे नकार नहीं रहा, लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि कंपल्सरी
होनी चाहिए कि जूनियर हाई स्कूल तक विद्यार्थी पुस्तकों का कहीं न कहीं अपने साथ प्रयोग सुनिश्चित करते रहे, जिससे भाषाई, व्याकरणिक और आकृति बोधक विकास उनका सुनिश्चित होता रहे। आज हमारे मुख्य अतिथि और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अजय राय सर ने बहुत ही महंगी जानकारी दी। आज का दिन बहुत व्यस्ततम दिन है। मैं जानता हूं सभी संस्थाओं में कोई न कोई कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आज प्रोग्राम हो रहे हैं। यह कार्यक्रम सुबह 11 से 12 है। 12:02 हो गया है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं आमंत्रित करूंगा RSVI संस्थान की प्रवक्ता श्रीमती रिंकी शर्मा जी को कि वे आए और आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा यशस्वी आज के वक्ता का साथ ही साथ सभी संस्थाओं का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय श्रीमती रिंकी शर्मा जी। धन्यवाद नागेश जी। सभी उपस्थित जनों को मेरा रिंकी शर्मा का प्रणाम। सबसे पहले आप सभी को ब्रेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विशेष दिन पर आए हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर हिमांशु दास, निदेशक NIEPVD देहरादून, कार्यक्रम के आयोजन की मुख्य आयोजिका संस्थान के निदेशक आदरणीय नसीम अहमद सर, पंकज द्विवेदी जी, हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय अजय राय सर एवं श्री नागेश पांडे जी का धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। इस क्रम में सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी आदरणीय निदेशक कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर हिमांशु दास सर को, जिन्होंने आज हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। उन्होंने बताया कि ब्रेल न केवल दृष्टिबाधितों के लिए बल्कि हम सभी के लिए बहुत जरूरी है और हर एक संस्थान में जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, सभी को ब्रेल आनी चाहिए और इस बात से हम सब पूरी तरह से सहमत हैं। सर, आपने हम सबका आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने एक और बात बताई कि प्लान ऑफ एक्शन में आना बहुत जरूरी है। तो वाकई किसी काम को अगर प्लान बनाकर किया जाए तो वो बहुत सक्सेसफुल होता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, जो भी हम लोगों को सुन रहे थे आज, वो प्लान ऑफ एक्शन के तहत काम करेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री अजय राय सर को, जिन्होंने आज हमें ब्रेल दिवस पर कारगर्भित और हमारे मानस पटल पर छा जाने वाले ज्ञानवर्धित जानकारियों से हम सबको ओतप्रोत किया। सर की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि सर ने ये जो बताया हमें कि 12वीं क्लास से नीचे की जो क्लासें हैं वहां पर ब्रेल की जानकारी अनिवार्य रूप से शामिल की जाए। बिल्कुल सर, अगर ब्रेल को इस रूप में हम शामिल करते हैं तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा और जो भी मैन पावर आगे निकल कर आएगी वो ब्रेल से कम परिचित तो होगी। सर, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे दूसरे मुख्य वक्ता श्री नागेश कुमार पांडे जी को, जिनके विचारों को जानने का आज सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। आपका निर्देशन और मार्गदर्शन सदैव हमें यही मिलता रहेगा और हमें ऊर्जा से ओतप्रोत करता रहेगा। इसके लिए हम आशान्वित हैं। नागेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली संस्था SIPRH अमरोहा और सहयोगी संस्थान CS मिश्रा लखनऊ एवं RCI लखनऊ का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने आज सर ग्रेट लुई ब्रेल जी के जन्म दिवस पर आयोजित हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित करने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। साथ ही मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी महनीय उपलब्धता करा रहे हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को, जिन्होंने न केवल पूरे मनोयोग से
आज के अतिथियों एवं मुख्य वक्ता को सुना, बल्कि कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमारी ऊर्जा का स्रोत भी बने। कार्यक्रम के अंतिम पल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी जनों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और अब इस कार्यक्रम को पूर्ण होने की आधिकारिक घोषणा करती हूँ। अंत में एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सादर धन्यवाद मैम। आज इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े, सभी को हमसे जुड़ने हेतु इस नव वर्ष में अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद हम संस्थाओं के प्रति बनाने हेतु तीनों संस्थाओं की तरफ से मैं नागेश पांडे बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी को सादर प्रणाम करता हूं तथा मैं उन सभी विशिष्ट जनों से क्षमा याचना भी करता हूं जो आज हमसे नहीं जुड़ पाए। आज गूगल मीट की रिस्ट्रिक्शन के कारण सिर्फ 100 लोगों को ही हम अपने साथ जोड़ पाए हैं और जो मैसेज, जो फोन या जो व्हाट्सएप के मैसेज हमें आए हैं, उससे मैं अगर ऐसे एक अंदाजा आपके सामने प्रस्तुत करूं तो उसमें लगता है कि लगभग 150 से 200 लोग हमसे नहीं जुड़ पाए, जिसको देखते हुए हम अपने अगले कार्यक्रमों के लिए आपको आश्वस्त करना चाहेंगे, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, क्षमा प्रार्थना के साथ निवेदन करना चाहेंगे। अगली बार जब हम अपना कार्यक्रम कराएंगे तो गूगल मीट का पेड वर्जन 250 लेकर के आएंगे, जिससे हम आप सभी लोगों के स्नेह, दुलार और प्रेम को ओतप्रोत करते हुए अपने कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति को सुनिश्चित कर सके। तो आज जो इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए, उनसे करबद्ध प्रार्थना के साथ मैं क्षमा याचना करते हुए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनका स्नेह हमारे प्रति बना है और बना रहे, आशीर्वचन हमारी संस्थाओं के प्रति बना रहे। जो जुड़े हैं उन सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तीनों संस्थाओं का, SIPRH अमरोहा, TSM लखनऊ, RSVI लखनऊ का मैं नागेश कुमार पांडे हाथ जोड़ करके धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज सर रॉबर्ट्स लुई के जन्म दिवस पर आप तीनों संस्थाओं ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया हम जैसे विशेष शिक्षकों को, जिससे हम लोग मिलकर के कुछ उनके बारे में जान सके। मैं धन्यवाद अपनी तरफ से भी ज्ञापित करना चाहूंगा आदरणीय मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता सर का। आप लोगों का स्नेह रहा, आप लोगों ने आमंत्रण स्वीकारा, आप सभी का बारंबार मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के कार्यक्रम को पूर्ण करते हुए आपसे सभी से प्रणाम करता हूं और सभी से लेफ्ट होने के लिए विनती करता हूं। आज का यह कार्यक्रम यहीं पूर्ण किया जाता है। सादर प्रणाम। नागेश सर।